नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कांग्रेस के दोनों सदनों की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और हमने यह देखा था कि सीनेट, जो कि कांग्रेस का उच्च सदन है और द्वितीय सदन है, वह प्रतिनिधि सभा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। अन्य देशों में जहाँ की द्वितीय सदन सामान्यतः दुर्बल होते हैं और प्रथम सदन, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होते हैं, किंतु अमेरिका में स्थिति बिल्कुल उलट है। ऐसे कौन से कारण हैं कि अमेरिका में सीनेट को संविधान निर्माताओं की इच्छा से आगे जाकर के भी इतना महत्वपूर्ण स्थान मिल गया है और आज सीनेट अमेरिका में शक्ति का केंद्र बना हुआ है। यदि क्रमवार इसका अध्ययन करेंगे तो इसके बहुत से कारण हमें समझ में आते हैं। पहला कारण है स्वयं संविधान निर्माताओं की इच्छा। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही देखा था कि ब्रिटेन में संविधान निर्माता एक द्वितीय सदन और शक्तिशाली द्वितीय सदन की रचना करना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका के राज्यों की इच्छा थी कि उनका प्रतिनिधित्व केंद्र में मजबूती के साथ होना चाहिए और इसीलिए राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले इस सदन को संविधान के भीतर ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सीनेट का स्थायी सदन होना। अमेरिका में अमेरिका की सरकार की शक्ति के 3 केंद्र हैं: प्रतिनिधि सभा, सीनेट और राष्ट्रपति। इन तीनों में से केवल सीनेट ही एक ऐसा सदन है जो कि कभी समाप्त नहीं होता और वह एक निरंतर रूप से चलता रहता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात निर्वाचित होते हैं तथा 2/3 सदस्य हमेशा अनुभव के साथ बने रहते हैं। इसलिए सीनेट के स्थायित्व ने प्रतिनिधि सभा की तुलना में इसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का अभाव बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण सीनेट की शक्तियों में वृद्धि हुई है, क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली में जहाँ की मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के निम्न सदन में से ही चुना जाता है, उसका सामूहिक उत्तरदायित्व निम्न सदन के प्रति ही होता है। इसलिए संसदात्मक शासन में निम्न सदन अथवा प्रथम सदन का महत्व स्वतः अधिक होता है, किंतु अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की व्यवस्था नहीं होती। राष्ट्रपति स्वयं ही वास्तविक प्रधान होता है। इसलिए मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के अभाव के कारण लोक सदन की शक्ति और महत्व नहीं बढ़ पाया और इसका लाभ सीनेट को मिल गया। यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिसे राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल कहा जाता है, वास्तव में वह उस मंत्रिमंडल से भिन्न व्यवस्था है जो कि ब्रिटेन में पाई जाती है। ब्रिटेन में संसदात्मक और मंडलात्मक व्यवस्था एक संवैधानिक व्यवस्था के रूप में विद्यमान है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल केवल राष्ट्रपति की सहूलियत के लिए उसके द्वारा बनाया गया परामर्शदाताओं का और सहयोगियों का निजी समूह मात्र है। यद्यपि उसे संविधान के द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, किंतु फिर भी
राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल उसका निजी परिवार अथवा राष्ट्रपति के परिवार के रूप में ही समझा जाता है, उसका स्वतंत्र संवैधानिक महत्व नहीं है। इस तथ्य ने भी प्रतिनिधि सभा को दुर्बल बनाया है और सीनेट की शक्तियों में वृद्धि कर दी है। सदस्यों का लंबा कार्यकाल एक बहुत बड़ा कारण है, व्यावहारिक कारण है सीनेट के शक्तिशाली होने का। एक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुन करके आता है और यदि उसने प्रभावी रूप से और जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया है तो बहुत अधिक संभावना है कि जनता उसको पुनः चुन करके भेजेगी और तब तक चुनती रहेगी जब तक कि वह सदस्य स्वयं कार्य करने से इनकार न कर दे या उसकी मृत्यु नहीं हो जाए या वह स्वयं त्यागपत्र देने का मानस नहीं बना ले। इस प्रकार से सदस्यों का संवैधानिक कार्यकाल भी बहुत लंबा है और व्यावहारिक रूप में प्रत्येक सदस्य 3, 4 या 5, 6 बार तक भी जब चुन करके आते हैं तो उनका जो लंबा अनुभव है, कार्यानुभव है, उनको जो लंबा संविधान का ज्ञान है और उनकी जो क्षमताएं हैं, उनके कारण सीनेट एक गौरवशाली सदन बन जाता है। प्रत्येक सीनेटर अपने आप में अमेरिका के राजनीतिक मंच का एक महत्वपूर्ण सहभागी होता है और प्रत्येक सीनेटर का पृथक व्यक्तित्व होता है। उसे न केवल अमेरिका में वरन विश्व में भी एक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है जो कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को कभी भी प्राप्त नहीं होती। अमेरिका के संविधान के 17वें संशोधन के पश्चात 1913 से सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन होने लग गया है। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि प्रतिनिधि सभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, किंतु सीनेट का जब से प्रत्यक्ष निर्वाचन होने लगा है तब से सीनेट भी जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करती है और इस तथ्य ने भी सीनेट की शक्तियों में वृद्धि की है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है सीनेट का लघु आकार। सीनेट एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही सुगठित सदन है जिसमें केवल 100 सदस्य होते हैं। कम सदस्यों की उपस्थिति में वाद विवाद भी बहुत व्यवस्थित रूप से होते हैं और सदस्यों में अनुशासन भी ठीक प्रकार से बना रहता है। इस लघु आकार ने सीनेट को संगठित किया है और इस संगठन के द्वारा सीनेट की शक्ति में वृद्धि हुई है। अगला बिंदु है सीनेट में फिलिबस्टर की परंपरा या वाद विवाद की स्वतंत्रता। सीनेट में सीनेटरों को एक विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे सदन में जब वाद विवाद करते हैं तो उनके बोलने की समयावधि पर कोई भी अंकुश नहीं होता है। सीनेटर चाहे जितनी देर तक कई घंटों तक अपनी बात को पूरी तरह से रखकर ही विराम लेते हैं। किसी भी सीनेटर को बोलने से रोकने के लिए 16 सदस्यों के प्रस्ताव के साथ 2/3 सीनेटरों की स्वीकृति से ही उस सदस्य को बोलने से रोका जा सकता है और इस व्यवस्था का प्रयोग भी यदा कदा ही हुआ है। इस वाद विवाद की स्वतंत्रता ने सीनेटरों के ज्ञान में बहुत वृद्धि की है और वे जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो वे पूरी तरह से अध्ययन करके आते हैं और अपनी बातों के पक्ष में बहुत ही तथ्यात्मक और तार्किक विवेचन करते हैं। सीनेटरों के ये वाद विवाद विश्व में प्रसिद्धि पाते हैं। अमेरिका के न्यूज़पेपर्स में इनको स्थान मिलता है और इस तथ्य ने सीनेट की शक्तियों में वृद्धि की है। अगला बिंदु है सीनेट के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो कि अन्य किसी भी देश की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा
द्वितीय सदन के द्वारा नहीं अपनाई गई है। अमेरिका में कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य सीनेट का है, जबकि अन्य देशों में कार्यपालिका के नियंत्रण का कार्य प्रथम सदन का होता है। यहाँ पर हमने देखा ही है कि संधियों के अनुसमर्थन का कार्य, उच्च स्तरीय नियुक्तियों की पुष्टिकरण का कार्य, सीनेट के द्वारा की जाने वाली प्रशासनिक और विभागीय जांचें इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसके कारण कार्यपालिका पर सीनेट का ही नियंत्रण है, प्रतिनिधि सभा के पास ये कार्य नहीं है। और अंतिम बिंदु यहाँ पर हम देख सकते हैं दलीय नियंत्रण का अभाव। सीनेट के सदस्य राजनीतिक दलों के यद्यपि महत्वपूर्ण नेता होते हैं और वे दल का नेतृत्व तो करते हैं, लेकिन दल का उनके ऊपर नियंत्रण नहीं होता। जब वे अपनी बात रखते हैं तो वे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं और दल के सचेतक इत्यादि का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। वे जब सदन में मतदान करते हैं तो व्यक्तिगत हैसियत से करते हैं और किसी भी प्रकार के दलीय अनुशासन का उन पर कोई भी दबाव या नियंत्रण नहीं होता है। इस तथ्य ने भी प्रत्येक सीनेटर के स्वतंत्र व्यक्तित्व को उजागर किया है और सीनेट की शक्ति में वृद्धि हुई है। सीनेट संविधान के बनने के बाद निरंतर अपनी शक्तियों में वृद्धि करती रही है। इसका बहुत कुछ श्रेय सीनेट के सदस्यों की योग्यता, क्षमता और उनके अनुभव को जाता है। किंतु व्यवहार में सीनेट के कार्यप्रणाली में और उसकी रचना और संगठन में कुछ दोष हैं। पहला दोष है फिलिबस्टर। फिलिबस्टर की प्रथा ऐसी प्रथा है जिसके कारण सीनेट बहुत अधिक समय खर्च करती है और वहाँ पर कार्य बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। दोषपूर्ण रचना। सीनेट की रचना में भी कतिपय दोष देखे गए हैं और वो ये हैं कि कुछ राज्य जिनकी जनसंख्या करोड़ों में होती है, वहाँ से भी केवल 2 ही सीनेटर चुन करके जाते हैं और कुछ राज्य जिनकी जनसंख्या केवल कुछ लाख होती है, वहाँ से भी 2 ही सीनेटर चुन करके जाते हैं। इस तरह से सीनेट अमेरिका की जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है और प्रतिनिधि सभा जो कि अमेरिका की जनता का सही प्रतिनिधित्व करती है, उसके मुकाबले में सीनेट की रचना दोषपूर्ण है और प्रतिनिधित्व के न होने का दोष इस पे लगता है। एक परंपरा जिसके कारण की नियुक्तियों की अदला बदली हम कह सकते हैं कि होती है। राष्ट्रपति सीनेटर के पसंद की नियुक्ति करता है और सीनेटर राष्ट्रपति की नियुक्तियों की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार का सीनेट के प्रति जो शिष्टाचार है वह वास्तव में एक प्रकार के करप्शन को या भ्रष्टाचार को या राजनीति में भाई भतीजावाद को या राजनीति में प्रश्रयवाद को बढ़ावा देने वाली चीज़ है और इसकी आलोचना की जाती है। सीनेट व्यवहार में पूंजीपतियों का गढ़ है। प्रत्येक सीनेटर, ऐसा कहा जाता है कि कोई न कोई उद्योगपति या पूंजीपति के बैकग्राउंड का ही व्यक्ति, उसी पृष्ठभूमि के व्यक्ति सीनेट तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि सीनेट तक पहुंचने का अर्थ है उसके पीछे बहुत बड़ी लॉबी कार्य करती है और वो लॉबी पूंजीपतियों की लॉबी होती है। वहाँ तक या तो सिर्फ अमेरिका के पूंजीपति पहुँच सकते हैं या वे व्यक्ति पहुँच सकते हैं जिन्हें कि पूंजीपतियों का संरक्षण प्राप्त होता है। इस प्रकार से सीनेट, जो कि नीति निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका का निर्वहन करती है, अमेरिका में पूंजीपतियों का गढ़ है और वह जन सामान्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती। सीनेट समाज का दर्पण नहीं है, क्योंकि हम देख ही चुके हैं कि जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व सीनेट में नहीं होता है और एक बार जो सीनेटर चुन करके आ जाता है वो कई वर्षों तक
लगभग 25-30 वर्ष तक भी वही सीनेटर चलते रहते हैं और समाज की कई पीढ़ियां निकल जाती हैं। इस प्रकार से समसामयिक और नई पीढ़ी के अनुकूल सीनेट में प्रतिनिधित्व नहीं होता और सीनेट रूढ़िवादिता को बढ़ाने वाली सिद्ध हुई है। लॉग रोलिंग एक ऐसी प्रथा है जिसकी भी आलोचना की जाती है। लॉग रोलिंग का अर्थ यह है कि सीनेटर एक दूसरे के कार्यों में इसलिए मत प्रदान करते हैं कि उन्हें भी अन्य सीनेटरों का समर्थन प्राप्त होगा। लॉग रोलिंग जैसे कि एक लकड़ी का जो गट्टा होता है और लकड़ी के भारी गट्टे को उठाया नहीं जाता किंतु उसको धक्का लगा करके आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार कानून निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न सीनेट के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे का सहयोग इसलिए करते हैं ताकि उन्हें भी दूसरे का सहयोग मिलेगा। इस प्रकार एक के पक्ष में कई लोग एक साथ कानून या विधेयक को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। सीनेट की महत्वपूर्ण यदि शक्तियों और कार्यों की चर्चा करें तो उसके अधिकार अधिक हैं और उसके दायित्व बहुत ही कम हैं। सीनेटर वास्तव में किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता है, ना वह जनता के प्रति उत्तरदायी है, ना वह राष्ट्रपति का उस पर कोई सीधा नियंत्रण है। इस प्रकार से सीनेट व्यवहार में एक निरंकुश प्रकृति का सदन जैसा बन गया है। यदि समग्र मूल्यांकन किया जाए तो आज स्थिति यह कह सकते हैं कि सीनेट ही अमेरिका की राजनीति में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रत्येक राजनीतिज्ञ की आकांक्षा होती है कि वो सीनेट का सदस्य एक बार जरूर बने। लोकप्रिय सीनेटरों में से ही आगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चयन होता है और इस प्रकार से अमेरिका की राजनीति में और विदेश नीति के और घरेलू मामलों के सभी क्षेत्रों में सीनेट ही महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाती है और राष्ट्रपति की तानाशाही पर भी अंकुश लगाने का कार्य, वास्तविक कार्य सीनेट ही करती है। यहाँ हम देख चुके हैं कि प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कितनी दुर्बल है। यदि बिंदुवार संक्षेप में उसके दुर्बलता के कारणों को हम समझें तो हम देख सकते हैं कि संविधान के द्वारा जब शक्ति का केंद्र सीनेट को बना दिया गया तो प्रतिनिधि सभा स्वयं ही एक दुर्बल सदन साबित हो गई। प्रतिनिधि सभा एक इतना बड़ा सदन है, 435 सदस्यों वाले इस सदन में किसी अधिकृत नेता का हमेशा अभाव होता है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा में संसदीय प्रणाली के अभाव होने के कारण नेतृत्व करने के लिए कोई प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल नहीं होता। इसलिए नेता के अभाव में वहाँ पे सभी अपने अपने स्वार्थों की और स्थानीय हितों को ही अधिक महत्व देते हैं। प्रतिनिधि सभा में दलीय एकता का अभाव होता है और यद्यपि अमेरिका में द्विदलीय प्रधान राजनीतिक व्यवस्था है किंतु दलों का अनुशासन प्रतिनिधि सभा में देखने को नहीं मिलता, वरन वहाँ स्थानीय हितों के और अपने अपने राज्यों के हितों के हिसाब से ही प्रतिनिधियों का व्यवहार देखने को मिलता है। प्रतिनिधि सभा की मात्र 2 वर्ष की समयावधि भी इसकी स्थिति को दुर्बल बनाने वाली सिद्ध हुई है। प्रतिनिधि चुन कर के आते हैं और जब तक अपने काम को समझ कर के कार्य करने का प्रयास प्रारंभ करते हैं तब तक 2 वर्ष की समयावधि पूरी हो चुकी होती है। इस प्रकार से प्रतिनिधि सभा में इतने कम समय के लिए लोग आते हैं कि वे कार्यों को ठीक से समझ भी नहीं पाते और अगले निर्वाचन में यदि उन्हें फिर मौका नहीं मिलता और किसी नए व्यक्ति को मौका मिलता है, कोई नया व्यक्ति चुन करके आता है तो फिर से वह नए सिरे से काम सीखता है। इस प्रकार से प्रतिनिधि सभा में
अधिकांश जो सदस्य हैं वे नौसिखिए होते हैं। उनकी अनुभवहीनता, उनके सीनेटरों के मुकाबले में कम वाक्पटुता इत्यादि ऐसे कारण हैं, उनके अनुभव की कमी। जहां सीनेटर एक सीनेटर का कार्यानुभव 25-25, 30-30 वर्ष का होता है, उसके मुकाबले में प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2 वर्ष 4 वर्ष का, यह उनकी शक्ति को कम करने वाला साबित हुआ है। 17वें संशोधन के पश्चात प्रतिनिधि सभा के साथ ही सीनेट भी जनता का प्रतिनिधित्व करने का जब दावा करती है तो प्रतिनिधि सभा अपनी विशेष स्थिति को खो देती है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली में निश्चित रूप से लोक सदन का महत्व अधिक होता है, किंतु अमेरिका में मंत्रिमंडलीय प्रणाली का अभाव है। अध्यक्षात्मक प्रणाली के कारण प्रतिनिधि सभा का वास्तविक महत्व इतना अधिक नहीं है और सदन की विशालता निश्चित रूप से एक बाधा है प्रतिनिधि सभा के संगठन को बढ़ाने में, और संगठन के अभाव में प्रतिनिधि सभा दुर्बल सिद्ध हुई है। इस प्रकार से यदि समग्र रूप से अमेरिका की कांग्रेस की यदि बात करें तो दोनों सदनों में से सीनेट की स्थिति और शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, और अमेरिका में सीनेट ने विदेश नीति, घरेलू नीति और राष्ट्रपति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। किंतु प्रतिनिधि सभा का महत्व भी इस रूप में है कि अमेरिका की राजनीति में जो भावी नेता हैं, जो नए नेता हैं, उनको सीखने का एक मंच प्रतिनिधि सभा के माध्यम से ही मिलता है। प्रतिनिधि सभा एक ऐसा सदन है जहां विभिन्न राज्यों के स्थानीय हितों को प्रमुखता से रखा जाता है, राष्ट्रीय मंच पर उनको लाया जाता है। इसलिए जहां राज्यों के हित की बात, स्थानीय हितों की जहां बात होती है, वो मंच प्रतिनिधि सभा प्रदान करती है। यद्यपि व्यवहार में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सीनेट है, किंतु राज्यों का व्यवहार में प्रतिनिधित्व प्रतिनिधियों के माध्यम से ही किया जाता है। इस प्रकार से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाते हुए प्रतिनिधि सभा और सीनेट बहुत सारे कार्य एक साथ करती हैं, मिलजुल कर करती है, क्योंकि वे समानपदीय सदन हैं और कांग्रेस अनेक मामलों में राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय को नियंत्रित करने का कार्य करती है। धन्यवाद।